Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the pursuit of parajumbles part 14. So this is the weekly schedule of the classes, so you can take a screenshot of it. Okay, so without wasting any further time, let's begin with the today's session. Okay, so what are the instructions? The 4 sentences labeled 1, 2, 3, 4 given in the question, when properly sequenced, form a coherent paragraph. Decide on the proper order for the sentences and key in this sequence of 4 numbers as your answer. Okay, so there are 4 sentences and we have to arrange it in a coherent and sequenced manner. Okay, so first let us read it out. So what it says, the eventual diagnosis was skin cancer and after treatment all seemed well. Okay, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि eventual मतलब क्या होता है, finally. Okay, तो क्या बोल रहा है, eventually the eventual diagnosis was skin cancer. तो diagnosis में क्या पता चला कि उसको skin cancer है and after treatment all seemed well. ठीक है, और जब उसने ट्रीटमेंट करवाया तो बाद में पता चला कि सब चीज बिल्कुल सही हो गया है. Okay, the next sentence it says, the viola player didn't know what it was, nor did her GP. Okay, so viola, what does it mean? जो वायलिन प्ले करते हैं, ठीक है, जो वायलिन के प्लेयर्स होते हैं, जो म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, वो वायलिन प्ले करते हैं. ठीक है, तो बता रहा है कि वो पर्सन कौन है, वो वायलिन प्लेयर है. ओके, एंड द वायलिन प्लेयर डिड नॉट नो व्हाट इट वाज, उसको पता नहीं चला कि वो क्या है. नॉट डिड हर जीपी, तो जीपी कोई है, पर्सन है या उसका कुछ क्लोज रिलेटिव होगा या कुछ किसी के लिए टर्म यूज किया गया है जीपी, इसका फुल फॉर्म हमें अभी तक नहीं पता है ना. ओके, तो ये तो पहले सेंटेंस में तो हमें पता चल गया कि वो क्या है, स्किन कैंसर है. ठीक है, और इसमें बता रहा है कि वायलिन प्लेयर है. ठीक है, और उसको पता नहीं था कि वो क्या है. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, क्या बोलता है, देन अ रूटीन स्कैन शोड इट हैड कम बैक एंड स्प्रेड टू हर लंग्स. ठीक है, तो बोल रहा है कि जब रूटीन स्कैन कराया तो पता चला कि इट हैड कम बैक. तो ये इट किसके लिए यूज किया गया है, ये कैंसर के लिए यूज किया गया है. ठीक है, ये इट किसके लिए यूज किया गया है, कैंसर के लिए यूज किया गया है, क्योंकि बोल रहा है इट हैड कम बैक, मतलब कि वापस से आ गया उसको. ठीक है, और क्या बता रहा है कि इट स्प्रेड टू हर लंग्स, और वो कहाँ फैल गया, उसके लंग्स में फैल गया. ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज, इट स्टार्टेड विथ अ लंप ऑन कैथी पर्किंस इंडेक्स फिंगर. ओके, तो यहाँ पे बता रहा है कि एक लंप था. लंप मतलब क्या होता है, जो सूजा हुआ टाइप जो बॉडी में हो जाता है. ठीक है, जो आपका मान लिया कि अगर आपको घाव भी हो जाता है तो वहाँ पे क्या पहले एक लंप फॉर्म करता है, उसके बाद धीरे धीरे वो रेडिश हो जाता है. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि स्टार्टेड विथ अ लंप, कैसे शुरू हुआ, एक लंप फॉर्म किया, किसमें, कैथी पर्किंस, जो पर्सन का नाम है जिसको कैंसर हुआ उसका क्या नाम है, कैथी पर्किंस, और कहाँ पे हुआ, उसके इंडेक्स फिंगर पे. इंडेक्स फिंगर तो आपको पता ही क्या होता है. ओके, तो हम देखते हैं कि इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या हो सकता है. ठीक है, और देखते हैं कि इसका पहला सेंटेंस क्या हो सकता है. ठीक है, तो बोल रहा है द इवेंचुअल डायग्नोसिस वाज स्किन कैंसर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट ऑल सीम्ड वेल. ठीक है, तो इवेंचुअल डायग्नोसिस बता रहा है कि फाइनल जो डायग्नोसिस हुआ तो उससे क्या पता चला कि स्किन कैंसर है. ठीक है, तो किसको कैंसर है ये तो हमें भी नहीं पता है, पर्सन का नाम तो नहीं पता है. ठीक है, तो ये तो पहला आपका नहीं हो सकता है ना. ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं, क्या, द वॉयला प्लेयर डिडंट नो व्हाट इट वाज नॉर डिड हर जीपी. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो वायलिन प्लेयर है उसको पता नहीं था कि वो क्या है, और उसके जीपी को भी नहीं पता था. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या हमको ये देखना है कि ये फर्स्ट सेंटेंस क्यों नहीं हो सकता है. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉयला प्लेयर है, और ये वॉयला प्लेयर जो, अगर मान लीजिए कि आप कुछ किसी का इंट्रोडक्शन दोगे तो पहले आप अपना क्या नाम बताओगे. ठीक है, और नाम बताओगे, उसके बाद फिर बताओगे अपने बारे में कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ या मैं उस प्रोफेशन में हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करती हूँ. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस इस वजह से नहीं होगा. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, देन अ रूटीन स्कैन. ठीक है, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो जाता है कि ये फर्स्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है, देन. ठीक है, तो देन किसी के बाद ही आता है, पहले तो नहीं आएगा, स्टार्टिंग सेंटेंस तो नहीं हो सकता है ना. तो इसीलिए, और दूसरी बात ये भी है कि बोल रहा है कि इट हैड कम बैक, तो क्या कम बैक हुआ ये तो नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे इट बोला है. तो इट पहले तो आपको बताना पड़ेगा, अगर बताना है कि ये इट क्या है तो उसको बताना पड़ेगा कि ये कैंसर का फॉर्म था या स्किन कैंसर का फॉर्म था.
ठीक है, और वो वापस आ गया, तो पहले स्किन कैंसर पहले आप मेंशन करोगे किसी सेंटेंस में, उसके बाद ही आप उसको इट से डिनोट करोगे, ठीक है। इसीलिए आपका थर्ड भी आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, ठीक है। देन वी आर लेफ्ट विथ ओनली फोर्थ सेंटेंस, और ये आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा। बट हम इसको भी देख लेते हैं कि ये फर्स्ट सेंटेंस क्यों होगा। तो यहाँ पे बता रहा है इट स्टार्टेड विथ अ लंप ऑन कैथी पर्किंस इंडेक्स फिंगर, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन का नाम बता दे रहा है, कैथी पर्किंस, एक इंट्रोडक्शन दे रहा है कि कौन है वो पर्सन, कैथी पर्किंस है, और जो भी चीज जो शुरुआत हुआ, जो भी डायग्नोस नहीं था उस समय तक, तो उस समय क्या, पहले तो सिम्टम्स आते हैं, किसी भी कोई भी बीमारी होता है तो पहले उसके आपको सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो वो लंप जो था वो क्या था, वो सिम्टम्स था, ठीक है। और वो किसका सिम्टम्स था, वो स्किन कैंसर का सिम्टम्स था, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये फर्स्ट सेंटेंस होगा। आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू द सेकंड सेंटेंस की सेकंड सेंटेंस कौन हो सकता है हम देखते हैं, ठीक है। तो बता रहा है कि इट स्टार्टेड विद अ लंप ऑन कैथी पर्किंस इंडेक्स फिंगर, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस क्या हो सकता है। ओके, तो आपका पहला तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये इवेंचुअल डायग्नोसिस का बात कर रहा है, ठीक है। तो अभी तो डायग्नोसिस का कुछ बात हुआ नहीं है। ओके, और द वॉयला प्लेयर डिडंट नो व्हाट इट वाज, नॉट डिड हर जीपी, ठीक है। अच्छा, ये भी कैथी है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि पहले आप पर्सन का नाम को इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है, उसके बाद आप उसके प्रोफेशन को इंट्रोड्यूस करोगे। तो यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि कैथी पर्किंस के बारे में बात कर रहा है, और वो क्या करती है, वो वॉयला प्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में उसको इंट्रोड्यूस कर दे रहा है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, सेकंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, द वॉयला प्लेयर डिडंट नो व्हाट इट वाज, नॉट डिड हर जीपी। तो उस वॉयला प्लेयर को ये नहीं पता था कि वो क्या है, और उसके जीपी को भी नहीं पता था कि वो क्या है। ओके, अब हम देखते हैं कि थर्ड सेंटेंस क्या हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो पता चल गया कि उसको जो भी सिम्टम्स थे, लंप था, ठीक है, और ये भी पता चला कि वो वॉयला प्लेयर थी, ठीक है। और अभी तक हमें पता नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को पहले हमें डिनोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरे सेंटेंस में आपका कहीं पता चल रहा है क्या कि आपको क्या प्रॉब्लम है, नहीं। और ऊपर से एक ये भी बात जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे इट शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, इट वर्ड को यूज किया गया है। तो ये तो आपका आ नहीं सकता है, इट को पहले आपको बताना पड़ेगा क्या है। और हम फर्स्ट सेंटेंस में देख रहे हैं कि स्किन कैंसर मेंशन्ड है, तो ये जो इट है ये किसके लिए आया है, आपका इट के लिए आया है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, आपका थर्ड सेंटेंस हो जाएगा। और इसमें यह भी बता रहा है कि डायग्नोसिस में क्या पता चला है कि वो स्किन कैंसर है। जो भी सिम्टम्स थे उसको जब उन्होंने चेक कराया, जो इवेंचुअल डायग्नोसिस हुआ, जो फाइनल डायग्नोसिस हुआ, तो उसमें पता चला कि वो स्किन कैंसर है। एंड आफ्टर ट्रीटमेंट ऑल सीम्ड वेल, ठीक है। और जब उसका ट्रीटमेंट करवाया उसने, ठीक है, तो फिर पता चला कि सब चीज सही हो गया है, ठीक है। ओके, अब ये हो गया हमारा फोर्थ सेंटेंस, क्योंकि हमारे पास और कोई सेंटेंस तो बचा नहीं है, बट हम इसको देख लेते हैं कि ये फोर्थ सेंटेंस क्यों हो रहा है। तो बता रहा है कि देन अ रूटीन स्कैन शोड इट हैड कम बैक। अब ये इट किसके लिए मैंने बताया था आपको, स्किन कैंसर के लिए, ठीक है। तो ये आपका इट हैड कम बैक, द स्किन कैंसर हैड कम बैक एंड स्प्रेड टू हर लंग्स, मतलब कि वो वापस आ गया। कम बैक मतलब वो वापस आ गया, और वो कहाँ फैल गया, उसके लंग्स में फैल गया, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि ये फोर्थ सेंटेंस क्यों हुआ होगा। तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा, हम इसको लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस है 4, 2, 1 एंड 3। ओके, सो आई गेस आपको ये पैराजंबल आपको क्लियर होगा। तो हम दूसरे पैराजंबल पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेम है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। तो हम पहले पढ़ते हैं कि इसमें क्या बात कर रहे हैं। It was his taxpayers who had to shell out as much as $1.60 billion over 10 years to employees of failed companies, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, किस चीज के बारे में बात हो रही है, एक तो टैक्स पेयर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और बता रहा है कि 1.6 बिलियन ओवर 10 ईयर्स उसको किसको देना पड़ रहा था, एम्प्लॉयज ऑफ फेल्ड कंपनीज, ठीक है। ये 1.60 बिलियन किसको देना पड़ रहा था, एम्प्लॉयज ऑफ फेल्ड कंपनीज को, ठीक है। तो यहाँ पे हिज क्या है ये तो हमें पता नहीं है अभी तक, ठीक है। ये हिज किसको बोल रहा है अभी तक हमें नहीं पता, ठीक है। बट इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि जरूर किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पे क्या चलते हैं, जब हम देखते हैं सेकंड सेंटेंस को पढ़ते हैं तो क्या पता चलता है कि कंपनीज इन मेनी कंट्रीज रूटीनली इंगेज इन सच एक्टिविटीज व्हिच मींस दैट द एम्प्लॉयज आर लेफ्ट विथ अनपेड सेटलमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत सारे कंट्रीज में ऐसी कंपनीज हैं जो रूटीनली इंगेज करती हैं, मतलब हमेशा इस टाइप के वाक्य आते रहते हैं, ठीक है। और दे इंगेज इन सच एक्टिविटीज, ये सच एक्टिविटीज किसके लिए है ये हमें अभी तक नहीं पता है, ठीक है।
तो हमें अभी देखना है, क्लैरिफिकेशन और चाहिए कि सच एक्टिविटीज किसको बोल रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि विच मीन्स दैट द एम्प्लॉइज आर लेफ्ट विद अनपेड एंटाइटलमेंट्स, ठीक है। तो हमें पहले सेंटेंस में तो पता चलेगा कि एम्प्लॉइज ऑफ फेल्ड कंपनीज हैं और उन्हीं को क्या बोल रहा है कि उनके जो है अनपेड एंटाइटलमेंट्स हैं। इतना तो हमें समझ में आ गया होगा अभी तक। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, क्या बोलता है, डेलिब्रेट एंड सिस्टमैटिक लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। डेलिब्रेट and systematic liquidations of a company to avoid liabilities then restarting the business is called phoenixing, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया टर्म हमें पता चल गया है और वो क्या है, वो phoenixing है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि डेलिब्रेट एंड सिस्टमैटिक लिक्विडेशन, मतलब डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, ठीक है, और एक सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब है ना। तो वो क्या कर रहा है कि कंपनीज को क्या कर रहे हैं, वो लिक्विडेट कर रहे हैं, ठीक है। लिक्विडेट कब होता है कंपनी, जब आपका कंपनी जो है वो क्या हो जाता है, वो बैंकरप्ट हो जाता है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं पे करने के लिए, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि कंपनी को लिक्विडेट किया जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि डेलिब्रेट एंड सिस्टमैटिक लिक्विडेशंस ऑफ अ कंपनी टू अवॉइड लायबिलिटीज, ठीक है। तो वो क्यों किया जा रहा है, लिक्विडेशंस क्यों किया जा रहा है, ताकि वो अपने लायबिलिटीज को अवॉइड कर सके। एंड देन रीस्टार्टिंग, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एक और फिर से रीस्टार्ट कर रहा है द बिजनेस, ठीक है। मतलब रीस्टार्ट कर रहा है, मतलब उसी बिजनेस को तो फिर से रीस्टार्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको लायबिलिटीज अवॉइड करना है, क्योंकि हर कंपनी का अपना एक बैलेंस शीट होता है, ठीक है। तो हमें पहले ये समझ लेना चाहिए कि बैलेंस शीट क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। तो एक बैलेंस शीट में क्या होता है, कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं। लेफ्ट साइड में आपके एसेट्स होते हैं और राइट साइड में आपके लायबिलिटीज होते हैं, ठीक है। तो कोई कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके बैलेंस शीट से हमें पता चलता है। इतना आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये क्या बता रहा है कि जब कंपनी को लिक्विडेट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब कंपनी को कब लिक्विडेट करते हैं, जब आपके पास पे करने के लिए कुछ नहीं बचता है। क्या होता है, जब कंपनी का बुरा हाल हो जाता है, जब बैंकरप्ट हो जाता है, तो वो क्या करता है, जो अपने एसेट्स हैं उसको बेच के वो क्या करता है, वो लायबिलिटीज को पे ऑफ करता है, ठीक है। बट क्या बता रहा है कि उसको लायबिलिटीज को अवॉइड करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, एक नया कंपनी चालू कर ले रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो अब हम चलते हैं फोर्थ सेंटेंस में और देखते हैं कि क्या बता रहा है। द ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर, ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन का नाम आ गया जो क्या है, वो ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर है। ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू एंड सर्विसेज डिस्कवर्ड इन एन ऑडिट दैट फिनिक्सिंग हैड कॉस्ट द ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी बिटवीन 2.9 बिलियन एंड 5.1 बिलियन लास्ट ईयर, ठीक है। अच्छा, एक टर्म हमने मिस कर दिया, फिनिक्सिंग को मैंने आपको नहीं समझाया। तो फिनिक्सिंग क्या होता है, फिनिक्सिंग एक तरीके का धोखाधड़ी होता है, जिसमें क्या करते हैं, आप एक कंपनी रखे हुए हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपको लायबिलिटीज अवॉइड करना है, तो आप क्या करते हो कि एक कंपनी से आप दूसरा कंपनी, आप नया कंपनी आप चालू करते हो, और जो पुरानी कंपनी है उसके एसेट्स को आप क्या कर देते हो, नई कंपनी में आप उसको ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है। तो क्या होता है, जब आपके बैलेंस शीट में दिखाएगा ही नहीं एसेट्स, तो आपको लायबिलिटीज पे नहीं करना पड़ेगा। और इसके वजह से क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा धोखाधड़ी करते हैं, ठीक है। तो इस फिनिक्सिंग का मतलब यही होता है। ओके, तो फोर्थ सेंटेंस पे चलते हैं। तो क्या बोल रहा है, द ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू एंड सर्विसेज डिस्कवर्ड इन एन ऑडिट, ठीक है। ऑडिट किया, ऑडिट क्या होता है, हर कंपनी का ऑडिट होता है, ठीक है। सालाना ऑडिट होता है, क्वार्टरली ऑडिट होता है, जैसा भी उनका ये है उनके हिसाब से ऑडिट होता है। तो ऑडिट में क्या देखा जाता है कि कंपनी का बैलेंस शीट सब सही तो है, मतलब कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ऑडिट में क्या देखा, दैट फिनिक्सिंग हैड कॉस्ट ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी बिटवीन 2.9 बिलियन एंड 5.1 बिलियन लास्ट ईयर। तो उनको क्या पता चला, जब उन्होंने ऑडिट किया तो उन्हें पता चला कि ऑस्ट्रेलिया का जो इकोनॉमी है उनको कितना पे करना पड़ रहा है, करीब करीब उनको कितने का लागत आ रहा है, 2.9 बिलियन एंड 5.9 बिलियन लास्ट ईयर, ठीक है। उनको इतना का लॉस सहना पड़ रहा है, ठीक है, लास्ट ईयर, ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बात किया गया। एक तो बात किया गया है आपका टैक्स पेयर्स के मनी के बारे में बात किया गया है, ठीक है। एक एम्प्लॉइज के बारे में बताया गया है, एम्प्लॉइज ऑफ फेल्ड कंपनीज के बारे में बात किया गया है। एक बात किया गया है कि क्या कर रहे हैं जो कंपनीज कर रहे हैं, वो लायबिलिटीज को अवॉइड करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, फिनिक्सिंग का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, ठीक है। ओके, और एक और बात क्या बता रहा है चौथे सेंटेंस में कि ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर जब ऑडिट करता है तो पता चलता है कि फिनिक्सिंग की वजह से ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को 2.9 बिलियन एंड 5.1 बिलियन लास्ट ईयर में उसको लॉसेस सहने पड़े हैं, ठीक है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये पैसेज किसके बारे में है, ठीक है।
तो अब हम इसको देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है। तो पहला सेंटेंस में बोल रहा है इट वाज हिज टैक्स पेयर्स मनी, तो इट है, तो ये इट किसके लिए यूज किया गया अभी तक हमें नहीं पता है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस आपका नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, कंपनीज इन मेनी कंट्रीज रूटीनली एंगेज इन सच एक्टिविटीज। ठीक है, अभी सच एक्टिविटीज क्या है ये भी हमें नहीं पता है, तो ये भी आपका क्रॉस आउट हो जाता है, ये आपका पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, अब क्या बता रहा है थर्ड में, डेलिब्रेट एंड सिस्टमैटिक लिक्विडेशंस ऑफ अ कंपनी टू अवॉइड लायबिलिटीज एंड देन रिस्टार्टिंग द बिजनेस इज कॉल्ड फिनिक्सिंग। तो ये थर्ड सेंटेंस में क्या बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है या उसको उसका मीनिंग बता रहा है, किसका, फिनिक्सिंग का मीनिंग बता रहा है कि फिनिक्सिंग किसको बोलते हैं। ठीक है, जो जानबूझ के किया गया और सिस्टमैटिक तरीके से जो किया जाता है। ठीक है, एक कंपनी को बंद करके दूसरे कंपनी में एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो लायबिलिटीज को अवॉइड करने के लिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिनिक्सिंग बोलते हैं, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, फिनिक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि चलिए ठीक है, ये तो हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस, बट हम देखते हैं आगे कि चौथा भी क्या है। तो बोल रहा है द ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू एंड सर्विसेज डिस्कवर्ड इन एन ऑडिट दैट फिनिक्सिंग हैड कॉस्ट द ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी बिटवीन 2.9 बिलियन एंड 5.1 बिलियन लास्ट ईयर। ठीक है, तो अच्छा मोटा मोटी हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो टोटल जो पैराग्राफ है या पैराजंबल जो भी है, तो इसमें आपका मेनली किस प्रोसेस के बारे में बात किया गया, फिनिक्सिंग, क्योंकि फिनिक्सिंग को एक अलग सेंटेंस में भी बिल्कुल उसका मीनिंग क्लियर किया गया है कि फिनिक्सिंग को लेकर ही ये सारा पैसेज आपका बनाया गया है। ठीक है, या पैराजंबल आपका बनाया गया है। तो आपको ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर से के बारे में बात किया है 4 सेंटेंसेस में, मगर क्या बता रहा है कि उन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है, मगर क्या डिस्कवर किया, फिनिक्सिंग को डिस्कवर किया। तो जब यहाँ पे बता रहा है कि फिनिक्सिंग को डिस्कवर किया, तो पहले फिनिक्सिंग को तो बताएगा कि फिनिक्सिंग होता क्या है, जो कि आपके थर्ड सेंटेंस में है, और इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, देखते हैं कि सेकंड सेंटेंस क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो पता चल गया कि इस फिनिक्सिंग किसको बोलते हैं। तो बोल रहा है, इसमें हम देखते हैं अगर ध्यान से अगर हम देखें तो क्या बोल रहा है, कंपनीज इन मेनी कंट्रीज रूटीनली इंगेज इन सच एक्टिविटीज। ये सच एक्टिविटीज किसको बोला गया है, ये फिनिक्सिंग को बोला गया है। ठीक है, ये फिनिक्सिंग को बोला गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये फिनिक्सिंग को बोला गया। तो क्या बोल रहा है, कंपनीज इन मेनी कंट्रीज रूटीनली एंगेज इन सच एक्टिविटीज व्हिच मींस दैट द एम्प्लॉइज आर लेफ्ट विद अनपेड एंटाइटलमेंट्स। ठीक है, तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, आपका सेकंड सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, आपको आएगा, सबको ये क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि पहला सेंटेंस और चौथा सेंटेंस बचा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला सेंटेंस में देखते हैं, बोल रहा है इट वाज हिज टैक्स पेयर्स हु हैड टू शेल आउट मतलब उनको अपने जेब से खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये इट किसके लिए है ये हमें अभी तक क्लियर नहीं है। तो अगर हम चौथे सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ पे क्या बता रहा है, द ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर, और ये इट किसके लिए यूज किया गया है, ये ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर के लिए ही यूज किया गया है। तो इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, फोर्थ सेंटेंस आपका हो जाएगा थर्ड सेंटेंस। ठीक है, आपका सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, ये थर्ड सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, पहले तो बताएंगे कि ये ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर है, उन्होंने ये डिस्कवर किया। ठीक है, और फाइनली हम ये क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ सेंटेंस में क्या बता रहा है कि इट वाज his taxpayers who had to shell out as much as 1.60 billion over 10 years to employees of the failed companies। ठीक है, तो आई गेस आपको पता चल गया होगा कि इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा, और आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सा सेंटेंस सीक्वेंस में क्यों आ रहा है। ठीक है, ओके, सो इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, लिख लेते हैं 3, 2, 4 and 1। ओके, सो दिस इज योर प्रॉपर ऑर्डर एंड सीक्वेंस। ओके, so by this we come to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. And please do keep showering your love and support to this channel.